हाय बच्चों, आयु समाप्त होने के बाद अब हम शुरू कर रहे हैं सारणी। ये भी यूपी बोर्ड का काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसका हम लोग अध्ययन करते हैं कि ये क्या होता है। इसका भी जो है सारणी से जो है इसका भी संबंध आयु से है। देखिए, सर्वप्रथम इसकी परिभाषा क्या है। तो सारणी इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिटरमिनेंट्स। परिभाषा: प्रत्येक वर्ग आयु को एक व्यंजक या एक संख्या से संबद्ध किया जा सकता है। इस व्यंजक या संख्या को आयु का सारणिक कहते हैं। मतलब जो हमारे सामने आयु होता था वो प्रत्येक आयु को हम लोग एक संख्या या एक व्यंजक के रूप में लिख सकते हैं। तो संख्या या जो व्यंजक है उस आयु का एक सारणिक कहलाता है। देखिए, यह कैपिटल ए बराबर ए आई जे एक एन कोड का वर्ग आयु है। मतलब कैपिटल एक ऐसा आयु है जिसका जो ऑर्डर है वो एन क्रॉस एन है, वर्ग आयु है। तो आयु ए के सारणिक को देखिए, ये चिन्ह बना हुआ है डिटरमिनेंट। ये लग रहा है कि ये त्रिभुज है। ये इसको हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट। DET ये लिखा है, इसका मतलब भी डिटरमिनेंट होता है या सारणिक। ये तीनों का एक ही अर्थ है। अगर हमें पढ़ना होगा तो हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ये या सारणिक ये। इसको माड नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि जो माड होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन जो सारणिक होती है वो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। यदि कैपिटल एक वर्ग आयु है और इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको हम पढ़ेंगे कि ये सारणिक ए है से निरूपित करते हैं। जहां अब देखिए, सारणिक ए बराबर, अब ये लिखा देखिए, A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23 डॉट A2n डॉट देखिए AN1, AN2, AN3 डॉट ANN। अब ये इसमें कन्फर्म हो गया कि जो भी हम लोग सारणिक का अध्ययन करेंगे ये हमेशा स्क्वायर फॉर्म में ही रहेगा। मतलब इसमें रो और कॉलम की संख्या हमेशा बराबर रहेगी, क्योंकि इसके परिभाषा में बताया गया है कि ये वर्ग आयु से ही इसको निकाला गया है। मतलब प्रत्येक वर्ग आयु को हम एक व्यंजक या संख्या के रूप में लिखते हैं। मतलब जितनी भी सारणिक हमको मिलेगी वो हमेशा स्क्वायर फॉर्म में ही रहेगी। ओके, जैसा कि अभी परिभाषा में बताया गया कि प्रत्येक वर्ग आयु को हम एक व्यंजक या संख्या के रूप में लिखते हैं। तो व्यंजक या संख्या के रूप में जो लिखते हैं उसे ही हम उस आयु से प्राप्त सारणिक का मान कहते हैं। मतलब जो सारणिक होता है वो भी स्क्वायर फॉर्म में ही होता है। अब स्क्वायर फॉर्म में अगर हमें लेना है तो 1 क्रॉस 1 लेना है कि 2 क्रॉस 2 है कि 3 क्रॉस 3 है कि 4 क्रॉस 4 है। तो इंटरमीडिएट में ज़्यादातर सवाल जो हम लोग के कोर्स में है वो 3 क्रॉस 3 तक है। तो इसलिए हम लोग पहले बात करेंगे कि यदि हमारे पास आयु 1 क्रॉस 1 का है तो सारणिक का मान क्या होगा, 2 क्रॉस 2 का है तो सारणिक का मान क्या होगा, और 3 क्रॉस 3 का है तो आयु का मान क्या होगा। तो इस आधार पे देखिए, पहला हेडिंग हमारा है एक कोट के आयु का सारणिक। मतलब कोई आयु ऐसा है जो 1 क्रॉस 1 कोट का है, मतलब एक रो है और एक कॉलम है। तो इससे प्राप्त सारणिक का मान क्या होगा देखा जाए। यदि कैपिटल ए बराबर ए आई जे कोट 1 का मतलब कि एक रो है एक कॉलम है का वर्ग आयु है, तो कैपिटल ए पर एक वर्ग आयु। थोड़ा ध्यान रखा जाएगा चिन्ह का भी। जो वर्ग आयु होता है या जो आयु होते हैं उनके अवयव को हम बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, लेकिन सारणिक के अवयव को हम माड की तरीका से लिखा जाता है। मतलब ये जो घुमा हुआ चिन्ह इसमें नहीं रहता, ये बात ध्यान रखा। ये चिन्ह का अंतर है। ये स्क्वायर ब्रैकेट है जबकि स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, इसको ध्यान रखा जाएगा। एक आयु हमने लिखा कैपिटल A11 1 क्रॉस 1, इसका मतलब एक रो है और एक कॉलम है। तो इस तरह सारणिक का मान क्या होगा देखा जाए। ये देखिए, ये हमारा आयु है, इससे प्राप्त ये सारणिक है, ये लगा दिया गया। तो A11 को हमने क्या लिखा, A11। मतलब ये हुआ कि स्क्वायर अगर बाई चांस मैट्रिक्स है तो उससे अगर हम सारणिक प्राप्त करते हैं तो उसका मान वही हो जाता है, कोई चेंज ही नहीं होता है। जबकि कभी कभी बच्चे समझ जाते हैं कि ये माड लगा हुआ है, ये माड नहीं है। ये सारणिक से प्राप्त जो है ये माड नहीं है, ये आयु से प्राप्त सारणिक का मान है। ये निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। देखिए, हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल देकर समझाया आपको। तो माड ए बराबर, माड गलत पढ़ा हूं, सारणिक ए बराबर सारणिक A11, इसका जो मान होगा A11
नोट में लिखा हूं नंबर फर्स्ट कैपिटल ए, यहाँ हमने 4 लिखा है, ओनली 1 एलिमेंट है, तो इसमें एक रो है और एक कॉलम है, ये हमारा आव्यूह है। अब इससे प्राप्त सारणी देखिए, ये 4 लिखा था, हमने 4 लिख दिया। जैसे यहाँ पर ये 1 लिखा था, वैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है। दूसरा एग्जाम्पल लिखा गया है कि ये बराबर, ये लिखा है -4, -4 है, तो सारणी जो प्राप्त हुआ देखिए, -4 लिखा है, यहाँ -4 लिखा गया है। बच्चों को ये नहीं सोचना कि ये माड लिखा है, ये माड नहीं है, ये आव्यूह से प्राप्त सारणी का मान है। ये निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, इसको माड नहीं समझना है, मैं 2 बार बोल चुका हूं। तो इस तरह से 1 क्रॉस 1 आव्यूह से प्राप्त सारणी का मान हो गया। अब दूसरा हेडिंग है कि 2 क्रॉस 2 क्रम का अगर हमारे पास आव्यूह है तो इससे प्राप्त सारणी का मान क्या होगा, देखा जाइए। द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणी माना कैपिटल ए एक 2 क्रॉस 2 क्रम का वर्ग आव्यूह है, हमने लिखा है कैपिटल ए बराबर A1 A2 B1 B2, एक हमने एक आव्यूह बना लिया, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। अब इससे प्राप्त सारणी का मान देखिए, ये आपका आव्यूह था, ये बन गया सारणी A1 A2 B1 B2। अब इसमें क्या है कि इसका गुणा जो होता है ये पॉजिटिव होता है, इससे जो गुणा होगा ये नेगेटिव होगा। देखिए यहां से A1 B2 -A2 B1, ये बात ध्यान रखना आपको। यहां से गुणा हुआ है, देखिए ये पॉजिटिव है, नीचे से गुणा किया गया है तो ये नेगेटिव है, तो A1 B2 -A2 B1, ये इसका प्रसार हुआ, मतलब आव्यूह से प्राप्त सारणी का मान है। अब इस पे भी कुछ एग्जांपल देखा जाए, देखिए यदि कैपिटल ये बराबर 4 -2 3 -5, तो अब ये कैपिटल ये हमारा आव्यूह है। अब इस आव्यूह से प्राप्त सारणी का मान देखिए, ये जो मैं समझाया था, इसका मल्टीप्लाई यहां से होता है पॉजिटिव के साथ, इसका यहां होता है नेगेटिव के साथ। तो 4 का गुणा होगा -5 से, देखिए 4 का गुणा होगा -5 से, फिर -3 का मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो -2 × 3 में 3 का मल्टीप्लाई हुआ -2 से, तो 4 का गुणा हुआ -5 से, तो 4 पंचे 20, 3 का 2 से पड़ेगा, 3 2 जा 6, यहाँ भी माइनस और ये भी हो गया प्लस, तो -20 और +6 -14 हो गया, मतलब -20 है और +6 है, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि 2 क्रॉस 2 क्रम का कोई आव्यूह है तो इससे प्राप्त सारणी का मान कैसे निकाला जाता है। ओके, अब 2 क्रॉस 2 के बाद में 3 क्रॉस 3 क्रम के आव्यूह से प्राप्त सारणी का मान कैसे निकाला जाएगा, अब इसको देखा जाए। तृतीय कोटि के वर्ग आव्यूह का सारणी, मतलब कोई आव्यूह ऐसा है जिसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, तो हम सारणी का मान कैसे निकालेंगे, इसको देखा जाए। माना कैपिटल ये एक 3 क्रॉस 3 क्रम का वर्ग आव्यूह है, मतलब कैपिटल ये हमने कैसा आव्यूह लिखा है जिसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। देखिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। अब ये सारणी हो गया, आव्यूह है। अब इससे प्राप्त देखिए मैं लिखा ये सारणी है, आव्यूह तो सारणी के, तो सारणी के में क्या है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में था, इसको इस सारणी के रूप में लिखा गया। अब इसका प्रसार मेन होता है, तो 3 क्रॉस 3 का प्रसार ज्ञात करने के लिए 2 मेथड है। एक तो पहले ये है कि मौखिक समझा दिए, सारणी का चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। याद करना भी आसान है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो जो एलिमेंट होते हैं उनको हम देखते हैं किस रो में है और किस कॉलम में है, तो रो और कॉलम की संख्या को जोड़ लेते हैं और जोड़ने पे उनका जो मान प्राप्त होता है, अगर सम है तो चिन्ह प्लस होता है, यदि विषम है तो चिन्ह माइनस होता है। जैसे अभी कोई एलिमेंट हमने लिख दिया, मान लो ये 2 3, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा रो है तीसरा कॉलम है। अब इसको हम जोड़ेंगे, 3 और 2 5, तो जोड़ने पे ये विषम आ रहा है, इसलिए इसका चिन्ह नेगेटिव दिया जाएगा सारणी में। मान लेते हैं यहाँ पे A4 लिखा है, तो 4 और 4 8, जोड़ने पे देखिए यहाँ पे इवन नंबर आ गया है, तो इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इसी आधार पे इसको लिखा गया है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। और किसी भी सापेक्ष हम प्रसार भी कर सकते हैं। इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है। प्रसार कहाँ से करना है, जहां से आपकी इच्छा करे। हम R1 से भी कर सकते हैं, R2 से कर सकते हैं, R3 से कर सकते हैं,
C1 से कर सकते हैं, C2 से कर सकते हैं और C3 से कर सकते हैं। बस इस चिन्ह का हमें ध्यान रहे। ठीक, अब देखिए, अब इसमें हमने क्या किया है, R1 के सापेक्ष हमने प्रसार किया है। तो R1 का जो एलिमेंट है ये है A1 A2 A3, ये R1 का एलिमेंट है। तो A1 का चिन्ह यहां से देखा जाए तो प्लस है, A2 का चिन्ह माइनस और A3 का चिन्ह प्लस। हो सकता है कि सवाल लगाते समय यहां भी लिखा हो माइनस, तो ये माइनस और ए मान मिलके दोनों प्लस हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए क्या नियम इसमें है, जैसे हमने यहां लिखा A1, तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि A1 जिस रो और जिस कॉलम में होगा वो रो और वो कॉलम छूट जाएगा। तो A1 मतलब ये पूरा लाइन छूट जाएगी आपकी और ये छूट जाएगी। देखिए ये छूट जाएगा आपका और ये छूट जाएगा। क्या बचेगा, B2 B3 C2 C3, B2 B3 C2 C3। अब इसके बाद में अब A2 लिखेंगे, तो को लिखा गया माइनस A2। तो अब A2 जो कि इस लाइन में है तो छूट जाएगा, ये पहला रो और दूसरा कॉलम छूट जाएगा। तो B1 B3 C1 C3, B1 B3 C1 C3। अब A3 है, तो A3 को हम देखते हैं कि पहला इसका रो है और तीसरा कॉलम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और क्या छूटेगा, A1 A2 A3 B3 C3। इसमें से हमको लिखना नहीं, केवल A3 लिखा जाएगा। ये बनेगा आपका B1 B2 C1 C2। अब ये प्रसार करने के बाद में हम देखते हैं ये 2 क्रॉस 2 में आ गया। देखिए, और 2 क्रॉस 2 का प्रसार पहले कर चुके हैं, वैसे आपको लिख देना है B2 C3 माइनस C2 B3, माइनस A2 है यहाँ पर B1 C3 माइनस C1 B3 प्लस A3 B1 C2 माइनस C1 B2। मतलब 3 क्रॉस 3 को पहले हम 2 क्रॉस 2 में कन्वर्ट कर लेंगे और 2 क्रॉस 2 का हम प्रसार जानते हैं। अब इसमें बात हमको और समझाना है। जैसे हमने A1 A2 A3 मतलब हमने R1 के सापेक्ष प्रसार किया है, यदि हम चाहते तो R2 से भी कर देते। तो R2 का एलिमेंट हो B1 है B2 है B3 है, तो B1 का चिन्ह यहां से देखो माइनस, तो माइनस B1 हम लिखते, फिर प्लस B2 माइनस B3। और प्रसार करते समय ध्यान रखा जाता है कि हम चूंकि B1 लिखे हैं तो B1 जिस रो और जिस कॉलम में होगा वो छूट जाएगा, मतलब रो पूरा ही छूट जाएगा और ये भी छूट जाएगा। A2 A3 C2 C3, तो इस तरह से यहाँ पे A2 A3 और C2 C3 इस तरह लिख करके हम सॉल्व कर सकते हैं। अब B2 की बात आएगी तो B2 है ये देखिए छूट जाएगा, A1 A3 C1 C3। तो इस तरह से जहां से आप चाहें वहां से प्रसार कर दें, मतलब 3 रो है और 3 कॉलम है, तो जहां से आपकी इच्छा करे वहां से प्रसार कर दें। बस चिन्ह का थोड़ा ध्यान रखा जाएगा, चिन्ह का ध्यान नहीं रखेंगे तो गलत हो जाएगा। अब यह कि किससे हम प्रसार करें, तो ज्यादातर प्रसार R1 के सापेक्ष ही होता है, कहीं कहीं C1 से भी होता है। हम जो सवाल लगाते हैं जैसा देखते हैं उसके अनुसार कर देते हैं। बहरहाल यहाँ हमने जो प्रसार किया वो R1 के सापेक्ष किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि क्या R1 R2 R3 C1 C2 C3 के सापेक्ष हम प्रसार करते हैं तो मान में कोई अंतर आता है, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। यदि R1 के सापेक्ष हम बाई चांस साड़ी का प्रसार करते हैं और लास्ट में उत्तर 15 आता है, तो R2 के सापेक्ष करेंगे तब भी 15 आएगा, R3 के सापेक्ष करेंगे तब भी 15 आएगा, C1 के सापेक्ष करेंगे तब भी 15 आएगा, C2 के सापेक्ष करेंगे तब भी 15 आएगा और C3 के सापेक्ष करेंगे तब भी 15 आएगा। इस तरह किसी के भी सापेक्ष करने प्रसार करने के लिए आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। धन्यवाद। अब 3 क्रॉस 3 पे एक हम एग्जांपल लिए हैं, देखा जाए इसको, उदाहरण है। यदि कैपिटल ए बराबर 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9 जो कोई लिखा हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ये मतलब सारणी ए ज्ञात कीजिए, मतलब इस आव्यूह से प्राप्त इस सारणी का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि ज्ञात क्या है हमारे पास, कैपिटल ए बराबर, ये हमारे पास आव्यूह है, इस आव्यूह से प्राप्त सारणी का मान ये देखिए, ये आव्यूह था क्या होगा सारणी। अब हमें प्रसार करना है,
तो इसका विस्तार करने के लिए हमने पहले बताया था कि R1, R2, R3, C1, C2, C3 किसी से आप कर देंगे कोई नुकसान नहीं है। थोड़ा चिन्ह का ध्यान रखिए, जैसा बताया गया उसके अनुसार। देखिए अब इसमें हमने R1 के सापेक्ष विस्तार किया है। R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर तो R1 का जो एलिमेंट है 1 है, 1 है, -2 है। चिन्ह क्या होता है? प्लस, माइनस और प्लस। ये 1 लिखा जाएगा, देखो हमने यहाँ 1 लिखा है। अब 1 जिस रो जिस कॉलम में वो छूट जाएगा, मतलब ये पूरा छूट जाएगा और ये छूट जाएगा। 1 -3 4 -9, 1 -3 4 -9। अब हम इस 1 की बात करते हैं। देखिए ये अब कौन बच गया? 2 -3 5 -9, ये 2 -3 5 -9। अब यहाँ को लिखा है माइनस, यहाँ भी लिखा गया माइनस, ऐसा नहीं है। साड़ी का चिन्ह वहां पे प्लस था, तो प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो आया माइनस, तो यहाँ लिखा गया -2। अब देखिए मार्कर हमारे पास ये देखो, ये रख दिया, मतलब इसका कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा और इसका भी नहीं लिखा जाएगा। क्या बच गया? 2 1 5 4, 2 1 5 4। अब 2 क्रॉस 2 में हो गया। अब इसका हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 का -9 से गुणा होगा तो -9। अब नीचे से गुणा करना है तो इसके पास एक्स्ट्रा माइनस होता है। 4 गुणे -3, तो ऐसा ध्यान रखें जब नीचे से हम गुणा करा करें तो ध्यान रखे रहें कि अगर प्लस आएगा तो माइनस लिखेंगे और माइनस आएगा तो हम प्लस लिखेंगे, मतलब चिन्ह को हम बदल के लिखेंगे। ये भी सही है, गलत नहीं होगा इसमें भी। देखो 4 गुणा पड़ेगा -3 से, तो 4 3 12, -12 हम लिखेंगे यहाँ +12। -1 ऐसे लिखा है। 2 का मल्टीप्लाई -9 से हुआ तो -18। 5 का मल्टीप्लाई -3 से हुआ, गुणा नीचे से हो रहा है तो -15 हो रहा, लिखेंगे +15। -2 यहाँ पर लिखा है, 2 गुणे 4 8 हो गया। 5 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो लिख दिया गया -5। इसको हल किया गया, 12 से 9 घटेगा 3, 15 में से 18 घट जाएगा तो बचेगा -3। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा +3। 8 में 5 घट जाएगा, 3 का 2 से मल्टीप्लाई -6 लिखा है तो +3 +3 -6, सॉल्व करने के बाद 0 आ गया। अब जैसे हमने अभी R1 के सापेक्ष प्रसार किया था वैसे हम अब इसी को जो है हम C1 के सापेक्ष प्रसार करते रहे। हम देखते हैं कि आंसर में, मतलब इसके उत्तर में कुछ कम ज्यादा होता है कि वही आता है। देखा जाए C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर तो C1 का जो एलिमेंट है ये है, क्या है? 1 2 और 5। तो चिन्ह क्या होगा इसका? प्लस माइनस प्लस, तो +1 लिखा गया। देखो यहाँ पे +1 क्या है? ये लाइन पूरी छूट जाएगी और ये छूट जाएगा। 1 -3 4 -9, ये लिखा 1 -3 4 -9। अब ये 2 लिखा है, देखिए ये छूटेगा और ये छूट जाएगा। 1 -2 4 -9, ये लिखा है। ये 5 लिखा हुआ है, ये और ये, मतलब जिस अवयव का हम नाम लेंगे वह अवयव जिस रो और जिस कॉलम में होगा उसके अवयव को नहीं लिखा जाता है। शेष जो बच जाता है उसे ही हम लिखते हैं। जैसे 5 था तो ये देखिए कोई नहीं लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। 1 -2 1 -3। अब ये 2 क्रॉस 2 में होगा, अब सॉल्व कर लेते हैं। एक गुणा होगा -9 से तो -9, 4 का -3 से होगा तो -12, लेकिन चूंकि गुणा यहाँ से हो रहा है इसके पास एक्स्ट्रा माइनस होता है तो +12। यहाँ -2 लिखा वैसे लिखा रहेगा। 1 का गुणा होगा -9 से तो -9, -8 लिखा जाएगा +8, +5। 1 का 3 से तो -3, 1 का -2 से लिखा गया +2। अब हल कर लेते हैं। 12 से 9 घट जाएगा तो बचेगा 3। 8 से 9 को घटाएंगे, चूंकि 9 निगेटिव में है तो -1, -2 का मल्टीप्लाई तो +2 आ जाएगा। 2 से 3 घटाएंगे तो मिलेगा -1, 5 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -5। तो 3 + 2 और -5, तो 5 - 5 बराबर 0। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो आंसर हमको पहले मिला था R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर वही आंसर हमको यहाँ मिलता है। मतलब जो हमारे पास R1 R2 R3 C1 C2 C3 ये 6 मेंबर्स हैं, किसी के सापेक्ष भी हम विस्तार करेंगे इसके आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस हमसे चिन्ह का गलती ना होने पाए। मतलब जो चिन्ह है उसमें मिस्टेक ना हो तो आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।